हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षद कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबरसेक टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा वेटेड लाइब्रेरी जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी आजकल हो रही है, पॉन टूल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हम जो हमारा मेन मोटो रहेगा इस वीडियो में वो होगा कि कैसे हम पाइथन से ऑटोमेशन कर सकते हैं। जिसके लिए पाइथन फेमस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ऑटोमेशन, वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे पॉन टूल्स की मदद से। और मेन जो हमारा फोकस एरिया रहेगा वो है कैसे हम प्रोसेसेस के साथ डील कर सकते हैं, कैसे एक प्रोसेस को बना सकते हैं, कैसे उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको इनपुट दे सकते हैं, कैसे उससे आउटपुट ले सकते हैं अपनी लोकल मशीन पे और रिमोट मशीन पे। तो ये सब हम करेंगे इस वीडियो में पूरा। और पॉन टूल तो शायद आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा, बहुत एक्साइटेड हो गए इस वीडियो के लिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे इस वीडियो में, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। इसमें कोई प्रोजेक्ट हम नहीं बनाएंगे, इसमें बस मैं आपको बेसिक उसकी यूसेज दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं पॉन टूल्स को, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ करके देखेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए ज़्यादा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप प्रोजेक्ट तो अपने जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक फाइल बनाने से। तो मैं कर देता हूँ सबेल, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, आप जो मर्जी चाहो वो रख सकते हो। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, ऑटो ही रख लेते हैं क्योंकि हम ऑटोमेटेड काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबलाइम में मैं इसको खोल रहा हूँ, आप किसी में भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं शिबैंग लाइन के साथ स्टार्टिंग करूँगा, यूज़र बिन पाइथन 3। अब नाउ यहाँ पे आता है कि सबसे पहले किस चीज़ को इंपोर्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे कर दो इंपोर्ट पॉन टूल्स, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि पॉन टूल्स यहाँ पे ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं होता। पॉन टूल्स एक्चुअली में हम खाली पॉन लिखते हैं उसके लिए, इंपोर्ट पॉन, तो ये पॉन टूल्स को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए बस सीधा सा आपको लिखना है sudo pip3 install पॉन टूल्स। यहाँ पे आपको पॉन टूल्स ही देना है, खाली पॉन नहीं देना, पॉन टूल्स देना है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है। और उसके बाद आप बैक आ जाओ वापस अपने सबलाइम के अंदर। तो मैं जो इसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ इंपोर्ट। नॉर्मली ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे लिखते हुए, फ्रॉम पॉन इंपोर्ट एवरीथिंग। इससे क्या होता है कि आप बार बार पॉन डॉट लिखने से बच जाते हो। हम करते हैं ना os डॉट सिस्टम। तो अगर आप ऐसे कर दो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लिख देते हो फ्रॉम os के अंदर से इंपोर्ट कर दो सिस्टम, ठीक है। तो अगली बार से कभी आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा os डॉट सिस्टम, क्योंकि अब आपने बोल दिया कि os के अंदर से सिर्फ सिस्टम कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने सिस्टम कर दिया, और सिस्टम को अब आप डायरेक्टली ऐसे मेंशन कर सकते हो, वो काम करेगा, आपको os लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका काम थोड़ा सा मतलब बार बार पॉन लिखने से बच जाते हो, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम पॉन इंपोर्ट एवरीथिंग। तो अब मेरे को किसी के भी आगे पॉन डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। और इस तरीके से करा है ताकि मेरे को पॉन लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ हो गया इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम करते हैं काम, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मतलब हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लाइक मैंने nmap स्टार्ट करा, मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करा, है ना। आप कोई कमांड रन करते हो तो एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है प्रोसेस। तो वैसे ही मैंने बोला कि हम प्रोसेसेस से डील करने वाले हैं आज पॉन टूल की मदद से, और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक nmap स्कैन करना है, तो बहुत ईजी है, अपना ही कंप्यूटर स्कैन करना। तो मैं लिखूंगा nmap 127.0.0.1 और वो आईपी स्कैन कर देगा, मेरी पोर्ट स्कैन कर देगा। और आप कुछ भी दे सकते हो आर्ग्यूमेंट में, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी दे सकते हो, है ना। अब उसको मेरे को पाइथन की मदद से ऑटोमेटेड करना है ना। वो ऑटोमेटेड मेरी स्क्रिप्ट जो है काम कर दे, जो उसका आउटपुट है वो मुझे प्रिंट कर दे अच्छे से, या आपको कहीं सेव करना है तो सेव कर दे, वो आपकी मर्जी है, आपको आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। तो यहाँ दूंगा मैं IO इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बनाएंगे IO मैंने जान के लिखा है कि यही जो है वो nmap का इनपुट आउटपुट देखेगा, ठीक है। मैं nmap जो है एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो भी उसका इनपुट आउटपुट होगा वो आपको IO करके रेफर करना पड़ेगा कि IO को सेंड करो ये चीज़, IO से रिसीव करो ये चीज़, आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए हम IO यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो यहाँ मैं दूंगा प्रोसेस स्टार्ट करो, एक देखो कितना सिंपल है, प्रोसेस स्टार्ट करो एक नॉर्मल सा। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करेंगे आर्गुमेंट में, एक लिस्ट, ठीक है, मैंने लिस्ट बना दी। और लिस्ट में आप दे सकते हो क्या स्टार्ट करना है, कमांड लाइन पे आपको क्या आर्गुमेंट देना है ना, आपको बैश के अंदर क्या लिखना है वही आपको यहाँ बताना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि nmap स्टार्ट करो, सेकंड आर्गुमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की तरह कि 127.0.0.1, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। थर्ड आर्गुमेंट आपको देना है, मान लो आपको वर्बोस चाहिए, -v दे सकते हो। उसके अलावा आपको सर्विस स्कैनिंग भी चाहिए, तो आप यहाँ पे SV ऐसे करके आप दे सकते हो, जितना मर्जी आपको चाहिए। मैं एक सिंपल सा बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे खाली nmap करूंगा 127.0.0.1 पे, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। अब मैंने आपको बोला था कि मान लो मेरे को अब क्या चाहिए, मुझे इसका आउटपुट चाहिए, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो मैंने बोला था इसका इनपुट आउटपुट कौन संभालता है, ये IO, जो अब प्रोसेस क्रिएट हो गया है वो IO के अंदर चला गया है। तो मैं बोलूंगा IO डॉट रिसीव ऑल, ठीक है, सब कुछ रिसीव कर लो जितना ही देता जा रहा है, जब तक ये प्रोसेस एंड नहीं होता तब तक सब कुछ रिसीव कर लो। मैं इसे बोल रहा हूँ रिसीव ऑल, ठीक है।
बहुत ईजी था। और जो भी ये रिसीव करेगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा एनमैप का, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। आउटपुट कितना सिंपल था, ठीक है। अब जितना भी एनमैप का रिजल्ट आएगा आउटपुट के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। बस अब मैं क्या काम करूंगा, प्रिंट कर दूंगा आउटपुट को। कितना सिंपल था। लेकिन यहां पे याद रखना ये पाइथन 3 है, पाइथन 3 में आपको पता है एनकोडिंग डिकोडिंग का सीन रहता है, बाइट्स में ज्यादातर डेटा मिलता है, तो इसको मैं डिकोड करूंगा क्योंकि डेटा जो होगा वो बाइट्स में होगा, हमें स्ट्रिंग में प्रिंट करना है, ठीक है। बस दैट्स इट। आपने यहाँ पे एक एनमैप जो ऑटोमेटेड स्कैन कर रहा है, आपको सिर्फ आपसे आईपी बदलनी है और वो ऑटोमेटेड स्कैन कर देगा। और जैसे भी आप एनमैप को यूज करते हो आप यहाँ लिख के छोड़ दो, अगली बार से सिर्फ आपको आईपी बदलनी होगी और ऑटोमेटेड आपका एनमैप स्कैन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज हम क्या काम करेंगे, ch मोड करेंगे, ch मोड +x auto.py, ठीक है। अब इसको रन करते हैं auto.py को, और ये कह रहा है कि यहाँ पे यूजर बिन पाइथन मैंने शायद गलत लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ उसे, यूजर बिन पाइथन 3 दूंगा, पाइथन 3, ठीक है। अब ये काम कर जाएगा और वापस चलते हैं एंड यहाँ पे शिबैंग हमारी गलत हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट हो गया, बताएगा कि स्टार्टिंग लोकल प्रोसेस, एनमैप को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड अब आप देखोगे बूम हमारा ये जो पूरा था एनमैप स्टॉप हो गया। इसने रिसीव करा पहले डेटा जो हमने लिखा था रिसीव ऑल, इसने सारा डेटा रिसीव करा, 305 बाइट्स इसको मिली, इसने सारा डेटा रिसीव करा। जैसे ही वो प्रोसेस स्टॉप हो गया, एग्जिट हो गया, इसने वो डेटा हमारे को प्रिंट कर दिया। हमारा स्कैन ऑटोमेटेड वे में आपने कर दिया, आपने एक प्रोसेस स्टार्ट भी करा, उसका सारा आउटपुट भी लिया, ठीक है, और आपने प्रिंट भी कर दिया। तो कितना इजी था देखो पॉन्ट टूल्स की मदद से ये सब करना। अब इसका जो पिछला वे था, जो इसको हम कर सकते थे विदाउट पॉन्ट टूल्स भी हम इसको कर सकते हैं, उसका वे है सब प्रोसेस। एक मॉड्यूल होता है सब प्रोसेस, आप उसकी मदद से भी कर सकते हो। पॉन्ट टूल्स भी एक्चुअली में बैकएंड में सब प्रोसेस का ही यूज कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। अगर आप सब प्रोसेस से कभी ट्राई करोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाना और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे कि कैसे हम रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रोसेस से, इनपुट आउटपुट से, उसके सब प्रोसेस मॉड्यूल की मदद से। तो आप देखोगे वो कोड काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, काफ़ी तो नहीं मतलब ठीक ठाक लेंथ का होगा। यहाँ पे तो 3 लाइनों में हमने कर दिया, वो काफ़ी लेंदी होगा, मे बी आपको समझ ना आए क्योंकि पहली बारी में भी समझ ना आए वो आपको, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है, ठीक है। ये मानो इस सब प्रोसेस के ऊपर एक अच्छी सी लेयर, ब्यूटीफुल सी लेयर चढ़ा देता है कि हम सिर्फ इजीली काम कर पाए, ठीक है, हमारे को ज़्यादा कोड में डीप में जाना ना पड़े। तो हमारे लिए पॉन्ट टूल्स बेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़। ये तो ठीक है, सिंपल था, ये तो मैं os.system से भी कर सकता था। अगर मैं आपके सामने बात रखूँ तो os.system से भी हो सकता था। मैं एक कमांड लिखता है nmap 127.0.0.1, उसका आउटपुट मेरे को दिखा देता है। ये तो os.system भी कर सकता था, subprocess.get output, subprocess.popn, कोई भी कर सकता था, है ना। तो इसमें अलग ऐसा क्या था, तो वो अलग चीज़ मैं दिखाता हूँ कि पॉन्ट टूल्स में अलग क्यों है, क्यों हम पॉन्ट टूल्स का ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है। इन तीनों लाइन्स को हम कमेंट कर देते हैं एंड हम नीचे चलते हैं। नाउ अब हम एक थोड़ा सा और इसको लेवल अप करते हैं। इसका लेवल अप हम इसलिए कर रहे हैं, देखो अभी तक क्या था, नॉर्मल सा हमने एक कमांड दिया, उसका आउटपुट आया, बात खत्म हो गई। लेकिन व्हाट इफ हमारा जो प्रोसेस है वो इंटरएक्टिव है। इंटरएक्टिव समझते हो, इंटरएक्टिव इन द सेंस कि हम उसको इनपुट देंगे, फिर वो आउटपुट देगा, फिर इनपुट देंगे, हमारे इनपुट के बेस पे चेंज होता रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेटास्प्लॉइट, MSF कंसोल। MSF कंसोल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि MSF कंसोल में क्या होता है, हम कमांड देते हैं, फिर वो उसका आउटपुट देता है। हम उसे कहते हैं कि भाई सेट पेलोड दिस, सेट lhost दिस, तो वो उसी हिसाब से करता रहता है काम। तो वो इंटरएक्टिव है। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट देते रहना पड़ेगा, एक कमांड लाइन की तरह है ना। जैसे बैश है हमारा, बैश में हम कमांड लिखते हैं, आउटपुट मिलता है, कमांड लिखते हैं, आउटपुट मिलता है। अब वहाँ पे क्या है, इंटरएक्टिव। वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने एक कमांड लिखा और बूम हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। MSF कंसोल के अंदर आपको अलग अलग कमांड्स देने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपका पूरा जो आउटपुट है वो जनरेट होता रहता है ना। तो वहाँ पे अब आप os.system का यूज़ कैसे करोगे। अगर मान लो आप एक os. यहाँ पे लिखते हो कि os.system, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे को MSF कंसोल चलाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है MSF कंसोल मुझे चलाना है। अब आप कहोगे मैंने MSF कंसोल खोल दिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे ना जाऊँगा और मैं इसको लिख दूंगा कि कुछ भी अगला कमांड जो MSF कंसोल में देना चाहता हूँ मैं वो लिख दूंगा। लाइक मैं लिख देता हूँ कि सेट पेलोड एंड यहाँ पे हम दे देते हैं ब्ला ब्ला, कुछ भी अभी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ का लिनक्स का कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है एक्चुअली में, पता है क्या, जब हम लिखते हैं os.system, इसका मतलब क्या होता है कि एक नया सेशन खोलेगा, एक नया टर्मिनल खोलेगा, उसमें MSF कंसोल चलाएगा, ठीक है, ये चल गया। अब जब मैंने दोबारा os.system लिखा तो अब एक और नया टर्मिनल खोलेगा और उसके अंदर कमांड लिख देगा सेट पेलोड ब्ला, या कुछ भी हो सकता था ब्ला की जगह, ठीक है। तो अब आप देखो क्या ये हमारी मतलब की चीज़ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं जिस टर्मिनल में, जिस सेशन में आपने MSF कंसोल चलाया है
उसी के अंदर आप ये कमांड लिखो सेट पेलोड, तभी तो फायदा है ना भाई। बैश के अंदर अगर ये लिख देगा सेट पेलोड, वो कहेगा कमांड नॉट फाउंड, सेट कोई कमांड नहीं है, वो तो ये कह देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मेरे को एक ही टर्मिनल, एक ही सेशन के अंदर मुझे सब कुछ करना है, कि मैं जिसमें प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसी में मेरे को आउटपुट मिले, उसी में मैं अगला इनपुट डालूँ, फिर मुझे आउटपुट मिले, मैं वही करना चाहता हूँ, मैं उससे प्रोसेस से इंटरैक्ट करना चाहता हूँ। तो वो हम यहाँ पे किसकी मदद से करने वाले, पॉन टूल्स की मदद से, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, इसको आप सब प्रोसेस की मदद से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब प्रोसेस की मदद से ये नहीं कर सकते, लेकिन वही सेम बात है कि सब प्रोसेस से ये कोड जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ के साथ आपको डील करना पड़ेगा, आपको STD आउट को सेट करना पड़ेगा, STD इन को सेट करना पड़ेगा, पाइप पे करना पड़ेगा, उनको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया हम पॉन टूल्स का यूज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जैसा मैंने आपको बताया सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। IO इक्वल्स टू एक प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होगा, मैं उसको लिस्ट की फॉर्मेट में दूंगा, और वो होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, MSF console, और यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट भी दे दूंगा इसको, ज़रूरी नहीं है आप दो ना दो, लेकिन मैं दे दूंगा -Q, क्योंकि मैं -Q के साथ ही यूज़ करता हूँ। मतलब वो जो इतना लेंदी सा आउटपुट देता है वो ना दे, ठीक है, जो डिज़ाइन से बनाता है वो नहीं चाहिए हमारे को, क्वाइट फॉर्मेट में दे दे। अब ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक अच्छी चीज़ और करूँगा, मैं बताता हूँ, आप ये नहीं करोगे, कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन एक अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस के लिए। STD इन को इक्वल्स टू कर दो PTY के, ठीक है। सूडो टर्मिनल हम उसको सेट कर रहे हैं, यानी कि हम जो इनपुट है वो भी हमें इंटरएक्टिवली देना है। आउटपुट तो ऑटोमेटिकली PTY पे सेट रहता है, STD आउट जो होता है वो पॉन टूल्स PTY पे सेट करके रखता है, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट को पाइप पे करके रखता है। पाइप से बढ़िया होता है कि आप सूडो टर्मिनल PTY का यूज़ करो, तो इंटरएक्टिवली ज़्यादा अच्छा आपका इनपुट जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आउटपुट आएगा। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप PTY कर दो STD इनको। नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मान लो मैंने प्रोसेस से स्टार्ट कर दिया, मेरे को एक बात बताना, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि IO.SendLine, मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैंने कमांड, कुछ भी कमांड सोच सकते हो आप मेटास्प्लॉइट का, मैं लिख देता हूँ यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। क्या ये काम करेगा, आपको क्या लगता है? देखो, अगर आप कह रहे हो हाँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे एक दिक्कत है। पाइथन में क्या होगा, जैसे ही वो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेगा, वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा MSF console यानी मेटास्प्लॉइट का। जैसे ही वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस, वो अगली लाइन पे आएगा और इस चीज़ को सेंड कर देगा, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। लेकिन हम लोगों को पता है कि मेटास्प्लॉइट इतनी जल्दी ऑन नहीं होता है ना, मेटास्प्लॉइट इतनी जल्दी ऑन नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में। जब वो पूरा ऑन हो जाए, हम चाहते हैं जब उसका वो कर्सर है MSF 6 करके और ऐसे बना हुआ आता है ना लास्ट में, जो उसका कमांड लाइन वाला आता है बना हुआ, उसके बाद आप ये चीज़ सेंड करो, हम ये चाहते हैं, है ना। क्योंकि अगर ये ऐसे सेंड कर देगा तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो मेटास्प्लॉइट ऑन ही नहीं हुआ, वो टाइम लेता है थोड़ा सा। तो मैं इसे यहाँ पे क्या कहूँगा, कितना ईजी है देखना, मैं इसे कहूँगा कि IO.receive until का मतलब तो इंग्लिश में आप समझते होंगे सारे, है ना। मैं इसको कह रहा हूँ तब तक रिसीव करो जब तक आपको आउटपुट के अंदर ये नहीं मिल जाता। ये कब आता है, मैं अगर आपको मेटास्प्लॉइट ऑन करके दिखाऊं मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं मेटास्प्लॉइट पे चलता हूँ, मैं यहाँ खोलता हूँ MSF console, ठीक है। मैं MSF console खोलता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा MSF console खुलने में। तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट है वो खुल गया। मैं इसको ये चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने MSF console लिखा, फिर ये टाइम लेगा, ये सब प्रिंट करने, मतलब थोड़ा टाइम लेता है ना ऑन होने में, वो टाइम लेने के बाद मैं इसे कहूँगा तब तक रिसीव करते रहो जब तक आपको ये चीज़ नहीं मिल जाती। जब आपको ये चीज़ मिल गई तब आप नेक्स्ट लाइन पे आओ, समझ गए बात को। तो हमने एक प्रॉब्लम अपनी जस्ट सॉल्व कर ली कि जो ये टाइम लेता है उसकी वजह से एरर आएगा। और अगर आप एकदम सेंड लाइन कर दोगे तो मेटास्प्लॉइट ऑन ही नहीं हुआ, आपने पहली चीज़ें सेंड करनी शुरू कर दी, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो उससे बढ़िया मैं उसको कहूँगा कि वेट करो जब तक आपको ये चीज़ नहीं दिखती पूरे आउटपुट के अंदर। पूरे आउटपुट के अंदर मेरे ख्याल से एक ही बार होगी। अगर इसे मान लो ये चीज़ कहीं पर पहले मिल जाती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वहाँ तक रिसीव करेगा और जल्दी से सेंड लाइन नेक्स्ट कर देगा, ये प्रिंट नहीं हुआ होगा मे बी तब तक, तो फिर भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसीलिए मैंने -Q का भी यूज़ करा है। -Q में ये सब बेकार चीज़ें प्रिंट नहीं होगी, तो हम बच जाएंगे। ये वाली जो चीज़ें कहीं और प्रिंट नहीं होगी फिर, तो हम बच जाएंगे उससे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक आपको ये नहीं दिखता पूरे आउटपुट के अंदर, या आप ये पूरा भी दे सकते हो कि जब तक आपको MSF 6 और ये सब नहीं दिखता तब तक आप रिसीव करते रहो, ठीक है, आउटपुट लेते रहो। जैसे ही आपको ये दिखे तब आप नेक्स्ट लाइन सेंड करो, मैं इसको ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे, अब समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो अब मैं इसको कह रहा हूं कि आप जब तक ये नहीं आपको दिखता तब तक आप रिसीव करते रहो, रिसीव अनटिल, तब तक रिसीव करते रहो, ठीक है। अब जब इसको मिल जाएगा तो ये नेक्स्ट लाइन सेंड करेगा IO.SendLine
मल्टी हैंडलर ऑन कर देगा। अब मल्टी हैंडलर ऑन करने के बाद हम नॉर्मली क्या काम करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग एक बहुत कॉमन काम हर बार करते हैं। वो काम क्या होता है कि मान लो हमने किसी को पेलोड दिया, उससे रिवर्स कनेक्शन आना है तो हमें मल्टी हैंडलर ऑन करना पड़ता है, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा बार विंडोज़ काम करते हैं। तो मैं एक ऑटोमेटेड टूल बना रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली मेरे जो लिसनर है वो सेटअप कर देगा मेटास्प्लॉइट के अंदर। मुझे बस स्क्रिप्ट रन करनी है और मेरा लिसनर तैयार हो जाएगा, बूम, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो IO.SendLine, अगली लाइन मुझे क्या सेंड करनी होती है बताओ भाई, मेटास्प्लॉइट तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट पेलोड, पेलोड को सेट करते हैं हम, ठीक है। सेट पेलोड विंडोज इंटू 64, ठीक है, और मेटरप्रेटर रिवर्स TCP, यही हम करते हैं, ठीक है। मेटरप्रेटर की स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं, सही लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अगली लाइन मुझे क्या सेंड करनी होती है मेटास्प्लॉइट को, कि यहाँ पे सेट कर दो एलपोर्ट, एलपोर्ट को हम सेट कर देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी 4444 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, उसके बाद मैं कह देता हूँ IO.SendLine, और एल होस्ट को भी हम सेट कर देते हैं, सेट एल होस्ट, और मेरा एल होस्ट क्या है मेरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IF config, एंड मेरा एल होस्ट है ये रहा, ये इंटरफेस का नेम दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, बड़ा अजीब सा नेम है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया। अब यहाँ पे या तो आप सीधा कह सकते हो कि IO.SendLine रन, आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट रन करें, या मैं अभी से चाहता हूं कि मैं इससे खुद प्रोसेस से इंटरेक्ट करना चाहता हूं। यानी कि अब मैं चाहता हूं कि मेरे को नॉर्मल मेटास्प्लॉइट यहां से मिल जाए, यानी कि मैं उसको आउटपुट भी भेज पाऊं, इनपुट भी भेज पाऊं। अब मैं पाइथन का यूज नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूं मैं खुद से उससे इंटरेक्ट कर पाऊं, मैं खुद इनपुट भेजूंगा, जैसे नॉर्मल मेटास्प्लॉइट में होता है ना कि खुद इनपुट भेजूंगा, खुद आउटपुट मिलेगा, पाइथन बीच में ना रहे, मैं ऐसा कुछ चाहता हूं। तो उसके लिए बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IO.interactive, ठीक है, IO.interactive, एंड बूम, डन हो गया। अब मैं उससे खुद इंटरैक्ट कर पाऊंगा। अब आप देखोगे नॉर्मली जो आप कमांड लिख सकते हो वो सारे कमांड मैं खुद लिख पाऊंगा। तो मैं अब इसको करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं इसको। तो अब इसको सबसे पहले मेटास्प्लॉइट को एग्जिट कर लेते हैं हम यहाँ पे, इस वाले को जो हमने खोला हुआ है सेशन, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेगा, सबसे पहले कि मैं एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ मेटास्प्लॉइट, और यहाँ पे मेरे को वार्निंग दे रहा है कि आपने बाइट्स का यूज नहीं करा है, जो कि मैंने गलती करी है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को हर जगह बाइट्स देनी चाहिए थी कि मैं बाइट्स सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन 3 बाइट्स का यूज़ करता है, इसलिए मेरे को ये वार्निंग दे रहा है कि आपने बाइट्स का यूज़ कहीं पे भी नहीं करा, बाइट्स का यूज़ करो प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी लगा दिया। बी आप लोग समझते हो कि बाइट्स के लिए मैंने पहले बताया है कि अगर आप एक स्ट्रिंग से पहले ऐसे बी लगाए तो इसका मतलब ये उसे ऑटोमेटिकली बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे भी काम करता है। तो वापस चलते हैं, और यहाँ पे मैं Ctrl+C कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा लंबा सा एरर आएगा, लेकिन अब मैंने बाइट कर दिया, तो अब हमारे को कोई वार्निंग नहीं आने वाली है, ठीक है। हम वार्निंग से बच जाएंगे। तो अब आप देखोगे बड़े सुंदर से प्रिंट हो गया, स्टार्टिंग लोकल प्रोसेस MSF कंसोल। अब ये रिसीव कर रहा होगा, ये डेटा के लिए वेट कर रहा है, जब तक इसको वो एरो नहीं मिलता तब तक ये रिसीव करता रहेगा। जैसे ही इसे एरो मिलेगा, ये नेक्स्ट जो सेंड लाइन्स मैंने दी है कि ये लाइन सेंड करो, ये लाइन सेंड करो, ये उन लाइन को सेंड कर देगा, और लास्ट में मुझे इंटरएक्टिवली दे देगा कि आप खुद बात करो अब मेटास्प्लॉइट से। अब मैं बीच से हट जाता हूँ, अब आप खुद उससे बात करो, आपको जो भी भेजना है वो भेज सकते हो, जो नहीं भेजना हो मत भेजो। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे इसने रिसीव करा सबसे पहले, वहाँ तक जब तक इसको ये नहीं मिला होगा, वो ये वाला जो साइन था, जब तक इसने तब तक इसने रिसीव करा। जैसे ही इसे मिल गया तो इसने क्या काम करा, तो इसने यहाँ पे क्या काम करा, पेलोड को सेट कर दिया जो हमने इसे बोला था करने को, एल होस्ट सेट कर दिया, एंड एल पोर्ट सेट कर दिया, एंड एल होस्ट सेट कर दिया, ठीक है। इसने सब कुछ कर दिया जो मैंने इसको कहा था करने को। अब ये देखो मेरे लिए वेट कर रहा है। अब ये नॉर्मल जैसा मेटास्प्लॉइट का शेल होता है वैसा मिल गया, और यहाँ पे पॉन्टूल्स की वजह से आ रहा है, बता रहा है पॉन्टूल्स भी ऑन है बीच में, मतलब पॉन्टूल्स। अब ऐसा नहीं कि पॉन्टूल से हम कुछ सेंड करें, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा वो उससे जाएगा मेटास्प्लॉइट को, मेटास्प्लॉइट जो देगा डायरेक्टली मुझे आएगा। पॉन्टूल्स के बीच में पॉन्टूल्स है ही, पॉन्टूल्स की मदद से ही होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी आप ऐसा भी इंटरैक्ट कर सकते हो खुद से। तो कितना ऑसम है पॉन्टूल्स, अगर आप देखोगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, खुद से रन लिखना चाहूँ रन लिख सकता हूँ, चाहे मैं मेटास्प्लॉइट को बोल सकता हूँ IO.SendLine रन, और मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ उसके बाद। तो मैं यहाँ रन लिखता हूँ, एंड बूम, आप देखोगे तो ये रन हो जाएगा। देखो स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर दिस, एंड जैसे नॉर्मली होता है बिल्कुल वैसा सब कुछ हुआ। तो बिल्कुल आपने अपना मेटास्प्लॉइट से इंटरैक्ट भी कर लिया, आउटपुट भी भेज लिया, रिसीव भी कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया पॉन्टूल्स की मदद से, ठीक है। अब आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी जब मैं इंट्रो बता रहा था वीडियो का, कि मैंने बोला था कि हम ये लोकल मशीन पे भी कर सकते हैं और रिमोट मशीन पे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये लाइन आपको कैची लगी होगी, थोड़ा सा लगा होगा कि रिमोट मशीन पे कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैं लोकल प्रोसेस से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसको Ctrl+C कर देते हैं, यहाँ पे हम बंद करते हैं, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ, और ये वाला जो हमारा ट्यूटोरियल था ये पूरा हो गया। आई होप ये समझ आया होगा इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप कहाँ पे ऐसा इंटरैक्टिव चीज़ कहाँ देखते हो। जैसे मेटास्प्लॉइट एक इंटरैक्टिव अपने आप में कमांड प्रॉम्प्ट है, तो और कहाँ देखते हो।
आप बैश यूज़ कर सकते हो, आप कह दो कि भाई बैश को रन करो, या आप ZSH यूज़ कर सकते हो। इंटरैक्टिव ना, कमांड लिखोगे आउटपुट मिलेगा, कमांड लिखोगे आउटपुट। या फिर आप पाइथन का इंटरप्रेटर, आप खाली पाइथन लिखते हो तो एक इंटरप्रेटर खुल जाता है ना, 3 डंडे वाला ऐसे आता है, तो आप उसको भी, वो भी इंटरैक्टिव है। आप इनपुट देते हो, आउटपुट आता है, इनपुट, वो भी इंटरैक्टिव है। तो आप वो खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप मेटास्प्लॉइट नहीं करना चाहते तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ खुद से इंटरैक्ट भी करके देख सकते हो IO.interactive से, वरना आप ऑटोमेटेड सेंड लाइन भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है आप कैसे रिमोट मशीन पे कर सकते हो ऑटोमेटेड। तो आप ये सब एक रिमोट मशीन पे कर सकते हो SSH की मदद से। तो आप यहाँ पे SSH भी कर सकते हो पॉन्टूल्स की मदद से, और SSH एक बार मशीन में हो गया, उसके बाद जो आप लोकल मशीन पे कर पा रहे हो, लाइक जैसे आप प्रोसेस यूज कर पा रहे हो, प्रोसेस फंक्शन का यूज कर सकते हो, आप डायरेक्टली उसका शेल भी ले सकते हो, बहुत ईजी है वो भी करना। तो उसके लिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S1, हमारा एक क्लाइंट नंबर 1 है जिससे मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। SSH बहुत ईजी है, जैसे SSH फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, होस्ट, किससे कनेक्ट होना है मुझे। तो यहाँ पे होस्ट हमारा क्या है, 127.0.0.1, मेरे को इससे कनेक्ट होना है, यानी कि मेरे को लोकल मशीन से ही SSH पे करना है। SSH सर्वर पहले रन कर लेना, मेरे को कोई मत बोलना कमेंट में भाई मैं SSH से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बिगिनर वाली मिस्टेक्स मत करो। मैं सीधा बोलो पहले भाई, जब तक आपने मैंने सर्वर खुद से ऑन कर रखा है मेरी मशीन पे, मेरे पे सर्वर रन कर रहा है, मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले सर्वर रन कर लेना। वरना बहुत लोग मेरे को कमेंट करते कि भाई मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ SSH से, वो इसलिए क्योंकि आपने पहले सर्वर ही नहीं रन करा। पहले सर्वर रन करो, कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब आपको गूगल में मिल जाएगा, एक आर्टिकल कहीं पे भी सर्च कर लेना, हाउ टू इंस्टॉल SSH सर्वर इन लिनक्स, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। होस्ट बता दिए किससे कनेक्ट होना है, अब यूजर देंगे, किस यूजर से आपको कनेक्ट होना है। यूजर इक्वल्स टू मेरे को कनेक्ट होना है हेल्थ सेंटर से, एंड उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड भी देना पड़ेगा, कनेक्ट होना है। तो पासवर्ड इक्वल्स टू, हमारा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड 1 2 3, आप देख रहे हो कितना खतरनाक पासवर्ड मैं रखता हूँ अपने लैपटॉप का, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद S1 के साथ अब आप कुछ भी कर सकते हो, ये जो कनेक्ट हुआ है ये S1 हो गया है, ठीक है। अब S1 को आप कुछ भी करने को बोल सकते हो, लाइक S1 को मैं बोलता हूँ कि मुझे शेल दो, तो मैं लिखूंगा शेल, मुझे शेल चाहिए। इसके अंदर आप दे सकते हो कौन सा शेल चाहिए, आपको ZSH चाहिए, आपको बैश चाहिए, आपको SH शेल चाहिए, जो भी आपको चाहिए। तो बैश जो है इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, मैंने ट्राई जब करा था, तो बैश थोड़ी सी दिक्कत करता है। ZSH और SH दोनों बढ़िया से काम करते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप मेरे को जो इसका शेल है वो मिल जाएगा, तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे T1 के नाम से। T1 के अंदर मैंने स्टोर कर लिया, या P1 कर सकते हैं, प्रोसेस 1, ये पहला प्रोसेस मैंने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो P1 के अंदर, और मैं बोलूँगा P1.interactive, मुझे इससे इंटरैक्टिवली बात करनी है, यानी कि मेरे को खुद उसका शेल दे दो अब आप, ठीक है, ताकि मैं उसमें इनपुट डाल पाऊँ, आउटपुट लिख पाऊँ। तो अब आप देखोगे मैं SSH भी कर लूँगा और मुझे उसका शेल मिल जाएगा पाइथन की मदद से, सिर्फ 3 लाइन के अंदर। कितना ज़्यादा ईजी कर देता है पॉन्टूल्स। इसके लिए और मॉड्यूल्स आते हैं, लाइक पैरामिको बहुत ज़्यादा फेमस है ऑटोमेशन के लिए पाइथन में, ठीक है। तो पॉन्टूल्स भी पैरामिको का यूज़ करता है बैकएंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। पैरामिको का थोड़ा सा सिंटैक्स इससे कॉम्प्लेक्स है, वैसे उसका भी इजी है लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका ज़्यादा इजी है, तो आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं कि ये SSH कर पाएगा या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे auto.py को, तो अब ये यहाँ पे SSH लॉगिन करेगा, मुझे बता देगा, अगर लॉगिन नहीं हो पाएगा तो बता देगा। कनेक्टिंग हो गया, ठीक है, कनेक्ट हो गया, इसका मतलब हम ऑन थे, ठीक है। ऑथेंटिकेट भी कर देगा, पासवर्ड यूज़र हमने दिया है तो ये लॉगिन भी कर जाएगा, एंड बूम, हमारे को जो शेल है आप देख रहे हो मिल चुका है, शेल हमारे को मिल चुका है, ओपनिंग न्यू चैनल SH, ठीक है, SH यहाँ पे मिल रहा है। और ये बता भी देता है कि कौन सी उबंटू है, उबंटू 2.04, लिनक्स है, 64 बिट है, वर्जन क्या है कर्नल का, सब हमारे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो बेस्ट है आपके लिए मेरे ख्याल से। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ID, एंड यहाँ पे आपको मिल चुका है हु एम आई, एंड काम कर रहा है, ठीक है। सो ये भी अच्छा लगा होगा। और बता देता हूँ मैं और चीज़ें इसमें, कि जैसे मान लो आपने SSH कर दिया, अभी तो आपने शेल लिया है खाली, अब और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करा था, आप यहाँ पे भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। मान लो ये जो हमने प्रोसेस स्टार्ट करा है, इसको तो अभी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। P2 पे आते हैं, नया प्रोसेस बनाते हैं। ये वाला प्रोसेस किसके अंदर बनेगा, S1 के अंदर डॉट प्रोसेस आएगा, याद रखना। हम बोल रहे हैं कि S1 जो हमने SSH करा उसके अंदर प्रोसेस, खाली प्रोसेस लिखोगे तो आपकी लोकल मशीन पे बनेगा। मैं चाहता हूँ जो SSH का क्लाइंट मैंने कनेक्ट करा है उसके अंदर एक प्रोसेस बने, और कोई भी प्रोसेस आप मेटास्प्लॉइट भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मल से nmap वाला ही कर देता हूँ, ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं nmap ही कर लेता हूँ, nmap, और 127 वाला कर लेते हैं, 127.0.0.1, खुद को स्कैन करो, ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो आउटपुट है वो मुझे आप ला के दे दो, तो यहाँ लिखता हूँ आउट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा P2, याद रखना प्रोसेस हमारा क्या नाम है, P2 नाम है प्रोसेस का। आप IO भी रख सकते हो, नॉर्मली हम IO रखते हैं प्रोसेस का नाम, आप IO भी दे सकते हो, मैंने यहाँ P2 रखा है, P2 डॉट रिसीव ऑल, ठीक है,
ऑल रिसीव करो, जब तक ये प्रोसेस एंड नहीं होता तब तक रिसीव करते रहो, रिसीव ऑल। एंड लास्ट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट डॉट डिकोड। ठीक है, नॉर्मल था तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखोगे एनमैप का यहाँ पे जो एसएसएच जिसके अंदर करा है, हेल्थ सेंटर यूजर के अंदर, ठीक है, एसएसएच करा है हमने, वहाँ जाएगा, एनमैप वहाँ से रन करेगा, जो उसका आउटपुट होगा वो मुझे ला के दे देगा। तो नॉर्मल आप सब काम कर सकते हो, जैसा आप अपनी लोकल मशीन पे कर रहे थे वैसा एसएसएच करने के बाद भी आप सब काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी रन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑटो डॉट पाई, उसके बाद नॉर्मल सबसे पहले तो यही आउटपुट आएगा कि कनेक्टिंग हो रहा है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा, देन ये बताएगा कि हम किससे कनेक्ट हुए हैं, यूज़र, आईपी एंड डिस्ट्रो वगैरह सब कुछ आपको देगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखोगे तो स्टार्टिंग रिमोट प्रोसेस, एनमैप स्टार्ट करा इसने रिमोट प्रोसेस, और उसके बाद एनमैप का आउटपुट मिल गया। तो कितना ज़्यादा इजी था, कितना ज़्यादा अच्छा था, है ना। और पॉन टूल्स आई होप सो पसंद आया हो और अच्छा भी लग रहा होगा आपको। पॉन टूल बहुत ज़्यादा इजी है, सेंड करना है, रिसीव करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, प्रोसेस क्रिएट करना है, शेल लेना है, सब कुछ आप कर सकते हो, बहुत आसान है। आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि मतलब पॉन टूल्स में और हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये पॉन टूल्स का एक्चुअली 1% भी नहीं होगा। पॉन टूल्स बहुत बड़ी है, और पॉन टूल्स एक्चुअली ये बहुत छोटा पार्ट है। पॉन टूल्स बाइनरी एक्सप्लोरेशन के लिए बना है, उसमें उसके बाइनरी एक्सप्लोरेशन के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बहुत बिल्कुल मिनिमम बेसिक जो मैं आपको बता सकता था, 1% मैं बोल रहा हूँ पॉन टूल्स का, ये मैंने आपको बताया, बहुत ईजी है पॉन टूल्स, है ना। तो मेन जो होगा मैं ज़्यादातर आपको बाइनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर ही पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अभी भी हम कवर करेंगे और थोड़ा सा पॉन टूल्स जो बचा है थोड़ा बहुत, वो भी हम कवर करने वाले हैं आगे चल के। सो आई होप पॉन टूल्स तो आपको ये पसंद ही आया होगा देख के। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको पॉन टूल्स पसंद आया हो, आपको पॉन टूल इजी लगा होगा काफी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।